बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान निर्माण और संविधान निर्माण के इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इससे पूर्व जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है या भारतीय संविधान के दर्शन को किस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि भारतीय संविधान के दर्शन को समझने के लिए इसे दो रूपों में समझना होगा, प्रमुख भारतीय नेताओं के विचारों के माध्यम से और भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अध्ययन के माध्यम से। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जाना और जाना कि भारतीय नेताओं के विचार में भारतीय दर्शन को यानी भारतीय संविधान से संबंधित मूल्यों को क्या स्थान दिया गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की यानी उद्देशिका की। भारतीय संविधान के अंतर्गत उन मूल्यों को, उन आधारभूत नियमों को अपनाया गया है जो अब तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यानी वे मूल्य जो स्वतंत्रता आंदोलन में समय समय पर हमारे मार्ग का निर्देशन करते रहे, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे और हमें प्रेरणा देते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा उन्हें समय समय पर जांचा गया, परखा गया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप पाने पर उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यही भारतीय लोकतंत्र के आधार बन गए, यानी उन मूल्यों को ही भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत स्वीकार किया गया जिन्हें भारतीय संविधान के दर्शन के अंतर्गत हम लोग स्वीकार करते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान बनने का कार्य तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत ही प्रारंभ हो गया था। जैसा मैंने आप लोगों से चर्चा की कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्यों ने मिलकर संविधान के संदर्भ में एक रूपरेखा तैयार की। उसी प्रकार से 1931 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत भी संविधान से संबंधित कुछ प्रावधान तैयार किए गए, संविधान की कोई रूपरेखा तैयार की। लेकिन बुनियादी या विधिवत रूप से देखा जाए तो पहली बार पंडित नेहरू ने 1946 में एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें वे भावी संविधान के लिए कुछ प्रावधान तय करना चाहते थे। इसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान से पूर्व उल्लेखित वे आधारभूत मूल्य और अवधारणाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान से पूर्व किया गया है उन्हें ही प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को अपनाया गया, ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश है जिसने प्रस्तावना को अपनाया। सबसे पहले यह कार्य अमेरिका ने अपने संविधान के निर्माण के समय किया और तत्पश्चात विश्व के अधिकांश देशों द्वारा इसका अनुसरण किया गया और अपने अपने संविधान के साथ एक प्रस्तावना का भी निर्माण किया। भारत ने भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक खूबसूरत कविता की जैसे लगती है और इसके अंतर्गत वे सभी दर्शन शामिल है, वे सभी मूल्य शामिल हैं जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को समीचीन दिखाई पड़ते थे। वे नेता जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, वे अपने सपनों के अंतर्गत, अपनी आकांक्षाओं के अंतर्गत जब भावी भारत का स्वप्न देखते थे तो भारत को किस प्रकार से बनाना चाहते थे, उन सभी मूल्यों का दर्शन हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत होता है। यह दर्शन किसी भी सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों, उसके द्वारा किए गए फैसलों और उसके द्वारा तैयार किए गए कानूनों का परीक्षण करते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है और इस संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 42वें संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। तो बच्चों, हम लोग वाचन करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझेंगे, तभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन को सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम भारत के लोग। जो ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित किया है, उससे तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों के द्वारा किया गया है। यानी भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा किया गया है, जिसका प्रयोग भारतीयों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। भारतीय संविधान किसी बाहरी व्यक्ति या किसी राजा या किसी अन्य सत्ता के द्वारा बनाया हुआ और भारतीयों पर थोपा नहीं गया है। प्रभुत्व संपन्न शक्ति से तात्पर्य होता है किसी देश की वह शक्ति जो उसे आंतरिक रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाती है, यानी देश के अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की अंतिम शक्ति उस देश की सत्ता के पास होती है। इस शक्ति का नाम है संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्नता। वह देश अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च है और बाहरी मामलों में यानी देश के बाहर वह किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि, समझौता या अन्य कोई भी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो किसी भी देश की वह शक्ति जो उसे आंतरिक रूप से स्वतंत्र व सर्वोच्च बनाती है और बाहरी रूप से स्वतंत्र बनाती है, वह शक्ति प्रभुता संपन्न शक्ति कहलाती है, यानी संप्रभुता शक्ति कहलाती है। जब भारत आज़ाद नहीं था तो भारत के पास अपने निर्णय लेने की यह शक्ति नहीं थी, यानी संप्रभुता विहीन था, लेकिन आज़ादी के पश्चात यह शक्ति भारत के अंतर्गत आ गई थी। तो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य होता है लोगों को अपने जुड़े हुए मामलों में फैसले लेने का अधिकार, और स्वयं लोग ये फैसले न लेकर कौन लेता है? शासकों के द्वारा उनके लिए फैसले लिए जाते हैं और कोई भी बाहरी शक्ति इन लिए गए फैसलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कोई भी बाहरी देश या कोई भी संस्था हमें आदेशित नहीं कर सकती। समाजवाद से तात्पर्य होता है सामूहिक संपत्ति समाज की होना, यानी संपदा का सामूहिक रूप होना, और जो भी संपदा में उत्पादन होता है, धन संपत्ति में उत्पादन होता है, उसका सामूहिक वितरण होना, बंटवारा भी समानता के साथ होना। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून कायदे इस प्रकार से बनाए कि इसमें समाज में सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो और समाज के संसाधनों का उपभोग संपूर्ण लोगों के द्वारा किया जाए। यानी सरकार ऐसी नीतियों का निर्वहन करे कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो असमानता है वह समाप्त हो जाए और समाज के संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है कि राष्ट्र राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और धर्म के आधार पर उस राष्ट्र के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इस अवधारणा को अपनाया गया है और व्यक्त करती है कि नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने की, अनुपालन करने की स्वतंत्रता है और कोई भी आधिकारिक धर्म राज्य का नहीं है और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी धर्म के अनुयायी की मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। यानी सभी धर्मों को समान महत्व है और धार्मिक आस्था और मान्यताओं का स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसा कि हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था तो उस समय भी चर्चा की थी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह होती है
जहां जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जनता के द्वारा चुने हुए शासक सरकार के अंतर्गत प्रमुख फैसले ले सकते हैं, तो वह व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। अब उस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार है, यानी राजनीतिक अधिकार जब जनता को प्राप्त होते हैं तो वह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। जनता को चुनने का और शासकों के अंतर्गत स्वयं को चुने जाने का अधिकार भी होता है, तो वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। इस तरह से यह चुनी हुई सरकार कुछ बुनियादी नियमों का, कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करती है, उसे संविधान कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होता है और जनता के द्वारा चुना हुआ यह शासन यानी शासक जनता के हित में फैसले लेते हैं और फैसले लेने का निर्धारण संविधान होता है। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य होता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ हो, जैसा कि भारत के अंतर्गत होता है। भारत का शासन का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, तो भारत कैसा है? गणराज्य व्यवस्था है, यानी शासन का प्रमुख किसी राज परिवार का या कोई थोपा हुआ सदस्य नहीं होता, कोई तानाशाह नहीं होता, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जनता के द्वारा जहां शासन का प्रमुख चुना जाता है तो वह व्यवस्था गणराज्य कहलाती है। नेक्स्ट है न्याय। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर समानता हो। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए और कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हो और शासन व्यवस्था के द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति अवसर की स्वतंत्रता के रूप में करता है। किस प्रकार से? वह अपने व्यक्तित्व का विकास किसी देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत करता है, अभिव्यक्ति के माध्यम से करता है। वह अपने विचारों को, अपने भावों को या अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्रता प्राप्त करता है कि वह देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है, चाहे ये स्वतंत्रताएं सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या व्यक्तिगत हो, अभिव्यक्ति के रूप में हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समता यानी समानता, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा और सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता उपलब्ध करवाई जाएगी। और समाज में पहले से चली आ रही जो भी सामाजिक असमानताएं हैं, सरकार ऐसी नीतियों का अनुपालन करेगी जिनके माध्यम से इन सामाजिक असमानताओं की समाप्ति हो और प्रत्येक व्यक्ति समानता के स्तर पर आकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है भाईचारा। भाईचारे की इस प्रकार की भावना होगी कि प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक को अपने परिवार का सदस्य समझे और कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं आके प्रत्येक नागरिक का राज्य व्यवस्था में समान महत्व हो। यदि ऐसी व्यवस्था होती है तो वह हमारे संविधान के उच्चतम मूल्यों में से होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संविधान के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, वे हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित किए गए हैं। संविधान में केवल मूल्यों को ही व्यक्त नहीं किया गया है, अपितु उन मूल्यों को कार्य रूप देने के लिए संस्थागत स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। उन सब बातों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर इन मूल्यों को कार्य रूप प्राप्त हो सके, व्यवहारिक रूप प्राप्त हो सके। यानी शासक कौन होंगे, शासन व्यवस्था का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा, इन शासकों का चुनाव कैसे होगा, चुने हुए शासकों की कार्य की सीमाएं क्या होंगी और इनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वे जनता पर किस प्रकार से लागू होंगे, जनता के क्या क्या अधिकार होंगे, यानी मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे और वे कौन सी संस्थाएं होंगी जो जनता के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत संविधान से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित मूलभूत आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है और उन सब बातों का, उन संस्थागत स्वरूपों का भी उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा उन
मूलभूत आदर्शों को कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में परिणत किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि संविधान वह विस्तृत दस्तावेज है जो विशाल भूभाग पर अवस्थित जन भावनाओं और उनके हितों की पूर्ति करने का माध्यम है। अब ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया, संविधान का निर्माण हो गया, गठन हो गया, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान निर्माताओं ने इस बात को भली भांति सोचा, विचारा और उसके बाद एक प्रावधान जोड़ा, वह था संविधान संशोधन का। यानी बदलती समय और परिस्थितियों के अनुसार जनता के हित बदलते हैं, हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं और हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें नियम और प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है। उन सब के लिए हम संविधान में संशोधन करते हैं, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। इसका उल्लेख भी भारतीय संविधान के अंतर्गत किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।